हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। तो इससे पहले बिफोर मैंने क्वेश्चन 4 और 5 करा दिए हैं, और आप जो है आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ना। तो जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। मैं बताता हूँ अभी कैसे लगा हुआ है। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई हमें दे रखी है 14 mm, है ना। mm को क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं, है ना। तो उसका व्यास हमें दे रखा है ना। उसका पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और उसका व्यास 5 मिलीमीटर। उसका व्यास का मतलब जो अर्धगोले लगे हुए हैं ना इस टाइप से, उसका व्यास इस टाइप से 5 मिलीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सीधी बात, अब बताता हूँ मैं आपको कैसे है, क्या है और क्यों है, सब बताता हूँ। बहुत ध्यान से देखना। तो भाई एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का। तो पहले सबसे पहली बात तो एक पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। जिसके दोनों सिरों पर क्या है? एक अर्धगोला लगा हुआ है। इस तरफ से देखो, इस, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे। अब बात समझ में आ रही? ये अपना इस टाइप से एक अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ से भी और यहाँ से भी। है ना। तो भाई अब बहुत ध्यान से देखना। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। उसका व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सीधी सी बात है यार। पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 mm और ये 5 मिलीमीटर हमारा क्या है? अपना 5 मिलीमीटर हमारा क्या है? इस अर्धगोले का व्यास है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास है 5 मिलीमीटर। बहुत ध्यान से देखना। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। तो ये अर्धगोला है, ये दोनों अर्धगोले हैं। अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बस। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है गिवन कंडीशन, उन्हें लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पूरे कैप्सूल की लंबाई की लंबाई 14 मिलीमीटर। ठीक है ना। पूरा हमारे पास कितना है? 14 मिलीमीटर। और हमें दे रखा अर्धगोले का व्यास 5 मिलीमीटर। अर्धगोले का व्यास कितना है स्टूडेंट्स? 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2। इसका व्यास अगर डी है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2 मिलीमीटर। अब ठीक है, अर्धगोले की हमें त्रिज्या मिल गई, व्यास मिल गया, व्यास पता चल गया, तो हमें उससे त्रिज्या पता चल गई। अब हमें निकालना है भाई बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? अपना सिलेंडर है। ये एच निकालनी है, बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? बेलन की ऊंचाई h इजिकल टू पूरे कैप्सूल की लंबाई। तो कैप्सूल की लंबाई माइनस 2 अर्धगोले की त्रिज्या। भाई बहुत ध्यान से देखो ना, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। ये तो पूरा क्या है? कैप्सूल एक सिलेंडर के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पे क्या है हमारे पास? अर्धगोला लगा हुआ है।
है ना, पूरा 14 mm है, पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। तो बेलन, हमारी बेलन की ऊंचाई एच कितनी रहेगी, बहुत ध्यान से देखना, 14 mm -2 टाइम्स ऑफ अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास 5/2, तो यानी कि 14 - 5 mm। mm भी लिख दो इसके आगे अगर लिखना चाह रहे हो तो 14 mm माइनस का 5 mm, तो 9 है ना, 5 4 9 9 mm। तो हमारी बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 9 mm। तो यहां से लेके यहां तक हमारा बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 9 mm आ गई। बेलन की त्रिज्या भी देखें तो बेलन भी इसी आकार का है, तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी भाई, बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी, सेम ही तो होगी। अर्धगोले की बेलन की त्रिज्या यहाँ से लेके ये और ये दोनों सेम है, तो बेलन की त्रिज्या भी हमारी क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो बेलन की त्रिज्या भी हमारी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। हमें अब क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, इसका हमें क्या निकालना है पूरे, मतलब अब जो है हमने एच भी निकाल लिया और हमें पता है कि इस बेलन की त्रिज्या भी हमारी कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या r इज इक्वल टू हमारे पास कितनी होगी, 5/2 ही होगी। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRh, 2πRh। अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। भाई रेडियस सेम है ना, दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए तो मैंने r सेम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भाई दोनों की रेडियस सेम है, भाई अर्धगोला भी ये रहा, बेलन भी ये रहा, तो दोनों की रेडियस सेम है, तो इसलिए r ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अर्धगोले कितने यहाँ पर 2 हैं, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा, सीधा सीधा हमारा पूरा कैप्सूल का जो है क्षेत्रफल आ जाएगा बस। तो यहाँ से जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं, तो यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, और कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा, h प्लस, है ना, h प्लस क्या बचेगा फिर मेरे पास, h प्लस 2r बचेगा, यहाँ से h प्लस 2r बच रहा है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, h प्लस 2r बच रहा है। यहाँ से 2πr कॉमन ले ले तो मेरे पास h, यहाँ से h बच रहा है, यहाँ पे मेरे पास 2 और r बच रहा है ना। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, r मेरे पास कितना भाई 5/2, h मेरे पास कितना है, बेलन की ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास 9 और प्लस 2 और 5, r कितना है मेरे पास 5/2, r की वैल्यू रख दो, तो 2 से 2 कैंसिल। तो अब बहुत ध्यान से देखें, 2 गुणा 22/7, 5/2 मल्टीप्लाई 9 5 14, है ना, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 14 कैंसिल 2 बार में, तो यानी कि 22 गुणा 5 की मल्टीप्लाई 2 से 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10, तो यानी कि 220 मिलीमीटर स्क्वायर अपना आंसर हो गया, है ना। ये अपना क्या हो गया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, दोबारा समझते हैं। भाई मेरे पास पूरा कैप्सूल की लंबाई कितनी थी, 14 मिलीमीटर। मेरे पास 2 अर्धगोला था लगा हुआ है, तो उसकी अर्धगोले का व्यास हमें दे रखा 5 mm, ठीक है। हम बेलन की निकालना चाह रहे हैं, तो पूरे कैप्सूल में से हम इस दोनों अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सिलेंडर की मतलब बेलन का ऊंचाई निकल जाएगी, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की सॉरी त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, तो इसलिए हम इसमें स्मॉल आर ले रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है। तो यहाँ से मेरे पास अगर हम कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास हमने जोड़ा, तो हमारे पास यहाँ से 2πr कॉमन है दोनों में से,
अंदर h + 2r बचता है। बाकी सिर्फ सिंपल हमने वैल्यू डाल दी, टू पाई की वैल्यू ये डाली, सब डाली, और हमने कैलकुलेट करके 220 मिलीमीटर स्क्वायर जो है अपना आंसर निकाल लिया इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर क्यों है मिलीमीटर स्क्वायर, तो क्योंकि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, स्क्वायर में होता है। अगर आयतन होता तो क्यूब में होता, तो इसलिए हमारा ये क्षेत्रफल तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। और सॉरी, पॉज एच द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, तंबू है, कोई बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है ना। तंबू है बेलन के आकार का, उसके ऊपर जो है शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमारे पास और व्यास 2.1 मीटर ऊंचाई हो गई, और व्यास हमारे पास 4 मीटर है, और शंकु की ऊंचाई हमारे पास 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या है, हमारे पास एक तंबू बेलन के आकार का है, तो मैं सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल शेप बनाता हूँ। तो ये एक तंबू बेलन के आकार का है, ये तंबू है, ये बेलन के आकार का है, नीचे से बेलनाकार है ना, इस तरह से, ऊपर से भी बेलनाकार। इस तंबू के ऊपर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। बहुत ध्यान से देखना, इसके ऊपर एक क्या है, कौन शंकु, ऐसे ऐसे है ना, शंकु अध्यारोपित है, ये और ये। ठीक है, तो भाई तंबू एक बेलन के आकार का जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई मेरे पास क्या है, हाइट मेरे पास क्या है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी बोल रखी है, 2.1 मीटर, और व्यास मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर है ना। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, और एक बात जान लो, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये 4 सॉरी मीटर में है, मीटर सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है। तो ये व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर सॉरी, तो ये हमारा त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, सेंटीमीटर बोले जा रहा हूँ, क्या बात। तो ये 2 मीटर हो जाएगा। अरे समझ दिख रहा है भाई, ये पूरा डायमीटर हमारे पास कितना है, 4 मीटर, तो ये रेडियस हमारी कितनी हो गई, 2 मीटर। भाई यहाँ पे सेम है, यहाँ पर भी सेम होगा, इसको यहाँ से मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मिलाने की भी जरूरत नहीं है, नहीं वैसे मिला देते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये हमारा क्या होता था, लंबवृत्तीय शंकु, भाई राइट सर्कुलर कौन होता था ना हमारा, ये हमारा क्या होता था, इसका एच हो जाता था, ये आर हो जाता था, ये एल। एल हमें कितना दे रखा है, शंकु की ऊंचाई 2.8 मीटर में दे रखी है। ठीक है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और उसके बाद 500 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 500 प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है, तो 500 से जो भी आएगा 500 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो गिवन जो कंडीशन है वो लिख देते हैं, है ना। सबसे पहले कोई तंबू बेलन का आकार का जिसके ऊपर एक शंकु जो है लगा हुआ है, तो यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई लिख दो, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई h इज इक्वल टू 2.1, और व्यास 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेलन की बात कर रहा हूँ, तो त्रिज्या हमारे पास 2 मीटर है ना। तो बेलन की त्रिज्या भी हमारे पास आर बराबर कितनी हो जाएगी, भाई व्यास मेरे पास कितना डायमीटर, बेलन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सब बेलन का चल रहा है, तो व्यास मेरे पास 4 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। अब हम एक बात और ध्यान देख लो, शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, एक बार शंकु की त्रिज्या भी आप लिख देंगे आर बराबर 2 मीटर, चेक कर लो, क्योंकि बेलन जो है शंकु के ऊपर है, जो बेलन है, बेलन के ऊपर जो है शंकु है, तो रेडियस दोनों की इक्वल हो जाएगी, है ना, डायमीटर भी दोनों की इक्वल हो जाएगी, तो डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ऊपर जो शंकु है खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इस शंकु की त्रिज्या भी हमारे पास आर बराबर कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, बस, और शंकु की और क्या देखा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है क्वेश्चन में, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट, 9वीं क्लास में हमने पढ़ा है, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते, तो हमारे पास कितनी है, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर है ना। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से हम, कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना था, 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच, प्लस शंकु का क्षेत्रफल हमारा कितना था, पाई आर स्क्वायर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देना यहाँ पर, शंकु का पृष्ठीय, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या है, टू कॉमन नहीं है, पाई और आर कॉमन है, तो यहाँ पर 2h प्लस एल बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। रेडियस हमारे पास दोनों के लिए इक्वल है, तो हमारे पास कितनी है, रेडियस 2, और 2 हाइट मेरे पास कितनी है भैया, 2.1, प्लस एल हमारे पास कितना है, 2.8, है ना। तो 44/7, 21 दूनी 42 होता है, 4.2, 2.8, है ना। तो 44/7, 44/7, 8 2 10, 4 2 6 1 7, तो 7.0, 7.0, 7 से 7 कैंसिल, 7.0 को हम 7 ही लिख सकते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, कैनवास का क्षेत्रफल। भाई 44 मीटर मेरे पास क्या आ गया, कैनवास का क्षेत्रफल आ गया, सीधी बात है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें क्या करा है, हमें कह रहा है 500 मीटर की, अब लिखेंगे 500 लिखना पड़ेगा, 500 रुपये प्रति, यहाँ लिख दो रू, प्रति मीटर की दर से, है ना, की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत, कैनवास की लागत क्या होगी भाई, जो निकाला, ये निकला अपना 44, है ना, इसकी 500 से मल्टीप्लाई करा दो। भाई 44 मीटर स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई 500 से करा देंगे तो हमारा जो आ जाएगा, है ना। तो 500 प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत आ जाएगी। तो 4 5 चक्को 20, 5 चक्को 20 22, तो 22,000, है ना, 22,000 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, तो 500 प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत हमारी कितनी आएगी, 22,000 मीटर स्क्वायर। तो आंसर चेक कर लेते हैं अपना हम, आंसर क्या सही है नहीं है, आंसर बिल्कुल चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो 13.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 7th बिल्कुल सही है। 44 मीटर स्क्वायर। और तो हमारा, अगर ये हमारा क्या है, है ना, ये हमारा क्या है, ₹500 प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत है, तो हमारा ये मीटर स्क्वायर में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रुपये है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर इस पर नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ध्यान रखना, भूल गया था मैं। तो ₹500 प्रति मीटर की दर से हमारे कैनवास की लागत है, लागत का मात्रक नहीं होता, मतलब लागत का कोई मात्रक नहीं है, तो इसलिए 22,000 हमारा क्या होगा, सीधा सीधा आंसर होगा। और एनसीईआरटी में भी पीछे आंसर में मीटर स्क्वायर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 22,000। और अपना कैनवास की जो क्षेत्रफल हो गया, वो बेलन को जोड़ के और शंकु को जोड़ के, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ के हमारे पास क्या आ रहा है, 44 मीटर स्क्वायर आ रहा है। और हमारा बाकी जो निकला उसको 500 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर 1000 प्रति मीटर की बोलेगा तो 1000 से करा देंगे, जिससे भी बोलेगा तो मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अपना कैनवास का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर आ गया, और बाकी 22,000 हमारा क्या आ गया, 500 प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत आ गई, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।